नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन राजस्थान जीके के 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर ये पार्ट सेकंड है। अगर आप पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, सीईटी या राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी और 5000 क्वेश्चन जो भी बच्चा अच्छे से कवर करेगा वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो राजस्थान के सिरोही के अंदर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, जिसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है और गुरु शिखर जो चोटी है वो दक्षिण अरावली का बाग है। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने इसे संतों का शिखर कहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। कहीं कहीं पे आपको 1727 भी मिलेगी। वो क्यों मिलेगी वो अपन अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत में एक शिखर है गुरु शिखर, उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ठीक है, कर्नल टोड ने जिसे संतों का शिखर कहा था, 1722 मीटर जिसकी अपन ने ऊंचाई पड़ी थी। और माउंट आबू सिरोही के अंदर जो गुरु शिखर है उसका नामकरण किसने किया था? तो जो दंतात्रेय है, दंतात्रेय ने गुरु शिखर का नामकरण किया था। ठीक है, और जो गुरु शिखर है उस पर 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है गुरु दंतात्रेय ऋषि का। ठीक है, तो इसी के कारण 1727 ऊंचाई लिखी होती है, वरना इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 5 मीटर का जो ऋषि दंतात्रेय है उसका मंदिर बना हुआ है, इसकी वजह से गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। ठीक है, इन जो ऑप्शन में दे रखी है उस हिसाब से तारागढ़ है, उसका कारण बता देता हूँ। जो गोरम जी है टोडगढ़ अजमेर, उसकी ऊंचाई है 933 या 934 मीटर, वो है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर वो नहीं दे रखी है, गोरम जी नहीं दे रखी है। गोरम जी के बाद सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, जो कि अजमेर के अंदर है, 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नागपाड़ भी अजमेर के अंदर है, 795 मीटर ऊंचा है। तो मध्य अरावली की ये 3 सबसे ऊंची चोटियाँ थी जिनको याद रखना है। गोरम जी टोडगढ़ अजमेर जिसकी ऊंचाई 933 से 934 मीटर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है 870 मीटर ऊंचाई है, और नागपाड़ अजमेर के अंदर है 795 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो सामान्य तौर पर राजस्थान के जो जलवायु क्षेत्र हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश जो कि थार के मरुस्थल के अंदर आ गया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो थार के मरुस्थल और अरावली के मध्य का भाग आ गया, फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश जो कि अरावली वाला भाग आ गया, फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश हाड़ौती के पठार और अरावली के मध्य का भाग है, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कि हाड़ौती का भाग है। ठीक है, तो राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिरोही जिले में तिरवे ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं बाकर। ठीक है, बोराट का पठार है, जो गिरवा है, और राजसमंद के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको हरा भरा क्षेत्र है उनको गिरवा बोलते हैं। और सिरोही जिले में जो तिरवे ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में जो सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है उसको मावट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। मावट को लेकर आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। मावट एक तो सर्दियों की वर्षा को बोलते हैं। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है या जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण से पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये वर्षा होती है। ठीक है, गंगानगर के अंदर गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। रबी की फसलों के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। जो रबी की फसल है उसके लिए इसको गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और कुछ ही दिनों में अपन ये 5000 राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिससे कि आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक कच्चा मैप बना लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान कुछ इस प्रकार दिखता है, पतंगाकार जिसको बोलते हैं। और ये सबसे पहले बताया था TH हैंडले ने कि राजस्थान पतंगाकार दिखता है। ठीक है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि कहाँ होगी? तो यहाँ पर है मरुस्थल, यहाँ पर है अरावली,
ठीक है, यहाँ पर है पुरू का मैदान और यहाँ पर है हाड़ौती का पठार। आपको पता है यहाँ पर झालावाड़ है, सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। आपको पता है यहाँ पर जैसलमेर है, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। जैसे जैसे अपन इस दिशा में जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, अब दिशाओं का ज्ञान होना आपको जरूरी है। यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यह है पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में जाने पर वर्षा की मात्रा राजस्थान में बढ़ती है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? यानी जो राजस्थान के अंदर मानसून की दिशा है वो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है। ठीक है, वापस वही अपन कच्चा मैप बनाते हैं राजस्थान का। ठीक है, ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, किसने बताया था? टीएच हैंडले ने बताया था। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है, कौन सा? ये वाला। इधर से आता है मानसून। ठीक है, दक्षिण पूर्व से मानसून आता है और उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। यहां पर मानसून प्रवेश करता है तो यहां वर्षा अधिक होगी। जैसे जैसे मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं उनमें नमी की मात्रा कम होती है और वर्षा कम होती है। इसी के चलते जो वर्षा है वो सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो वो होगी दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। मानसून किस दिशा में बढ़ता है? मानसून भी इसी दिशा में बढ़ता है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में मानसून बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी है? जो हाड़ौती का पठार है कहाँ पर है? आपको पता है कोटा झालावाड़, इधर हाड़ौती का पठार है। वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये काले रंग की होती है और जो ये मिट्टी होती है इसके जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं और घने होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? पानी इसके अंदर लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। ठीक है, जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये फूल जाती है और जब ये मिट्टी सूखती है तो वापस सिकुड़ जाती है, जिससे कि इसमें क्या होता है? दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? अपने आप बुआई करने वाली मिट्टी भी इसको मध्यम काली मिट्टी को बोला जाता है। ठीक है, कपास और धान की खेती होती है इसके अंदर। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान का नाम पूछा है तो वो है माउंट आबू। ठीक है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है माउंट आबू। वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान भी माउंट आबू है। ठीक है, और यहाँ पर औसतन 48 दिन तक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वे है। यानी अगर मिट्टी ज़्यादा लवणीय हो जाए या ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो उसकी लवणता या क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है, क्योंकि जो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और जो भी लवणीय तत्व हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो ऐसी मिट्टी होती है उसको ऊसर या नमकीन या रेह मिट्टी भी बोलते हैं। और जो क्षारीयता की समस्या है वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती है, मिट्टी में खारापन आता है और इसका समाधान है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुबड़ पट्टी जिसको प्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी बोला जाता है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो ये है नागौर और अजमेर के मध्य। ये इसको कुबड़ पट्टी क्यों बोलते हैं? तो नागौर और अजमेर के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर खारा पानी अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस रोग ज़्यादा फैल गया है। फ्लोरोसिस रोग के अंदर होता क्या है? लोग बांके हो जाते हैं, यानी कमर झुक जाती है। इसकी वजह से इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी बोला जाता है और ये नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो सेम की समस्या है वो किस स्थिति से संबंधित है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है और ये RS 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें राइट ऑप्शन था पारिस्थितिकी में परिवर्तन। एक्चुअल में सेम की समस्या होती क्या है? अगर किसी भी जमीन पर लंबे समय तक जल भराव हो जाता है तो वहाँ पर दलदली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको सेम की समस्या बोला जाता है। जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो राजस्थान में सेम की समस्या के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक है। जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है वो सेम की समस्या से ज़्यादा ग्रसित जिला है। इसके अंदर कैसिकत्व की वजह से जमीन के अंदर जो खनिज होते हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाता है और जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, तो उसको सेम की समस्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो चंबल। जो चंबल है वो राजस्थान के अंदर एक ऐसा बेसिन है जहाँ पर सबसे अधिक
बीहड़ भूमि पाई जाती है। किस वजह से पाई जाती है? चंबल नदी बहती है, उसकी वजह से अवनाली का अपर्दन होता है, उसकी वजह से पतली पतली गहरी नालियाँ बन जाती हैं और जो गहरी घाटियाँ या खंडे होते हैं उनको ही बीहड़ भूमि बोलते हैं और ये चंबल नदी की वजह से होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो हाड़ौती के पठार का क्षेत्र है, वहाँ पर कोटा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिला है वो इससे ग्रसित हैं। और जो करौली है उसको डांग की रानी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सिरोजेम्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में पाई जाती है। ठीक है, जो सिरोजम प्रकार की मिट्टी होती है उसका रंग पीला भूरा होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन और जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनकी कमी होने के कारण इनकी जो उर्वरक क्षमता है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है, ये राजस्थान का जो अरावली है राजस्थान के अंदर उसके पश्चिम में स्थित जिले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? यानी राजस्थान का प्रवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अगला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो कहाँ पर बाढ़ आ जाती है? ये क्वेश्चन भी RS प्री के अंदर पूछा गया था 2009 के अंदर और ये इसका राइट ऑप्शन था बालोतरा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है। इसका लॉजिक क्या है? दोनों अलग अलग जगह हैं, इतनी दूरी पर होने की वजह से ही इसका कारण क्या है? तो राजस्थान के 2 शहर ऐसे हैं, एक तो बालोतरा और एक हनुमानगढ़ जंक्शन, जो कि नदी के पेटे से नीचे अवस्थित हैं। ठीक है, तो लूणी नदी है, आपको पता है अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है लूणी नदी, उसके अंदर अधिक जल होने पर तो बालोतरा के अंदर, और गग्गर नदी जिस पर जो कालीबंगा सभ्यता है, गग्गर नदी है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती है, उसके अंदर अगर पानी अधिक हो जाता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बाढ़ आ जाती है। इन दोनों में बाढ़ किन की नदियों की वजह से आता है? तो बालोतरा के अंदर तो लूणी नदी की वजह से, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर गग्गर नदी की वजह से। क्यों आता है? कि ये दोनों शहर हैं वो नदी पेटे से नीचे अवस्थित है, इसकी वजह से नदी में पानी अधिक होने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, यानी नीचे जो नदियाँ दे रखी है उनमें से कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो वो है सरस्वती। 2 नदियाँ ऐसी हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है। कौन कौन सी है? एक तो सरस्वती नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है और जिसका अवशेष ही गग्गर नदी है जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। इसके अलावा जो द्वेस्वती नदी है जिसको चौतांग नदी भी बोलते हैं, जिसको जयपुर की लाइफलाइन कहते थे, उस नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो जयपुर के अंदर द्वेस्वती नदी बहती थी, चौतांग जो नदी बहती थी, उसके अवशेष के रूप के अंदर आमीनसा का नाला बहता है अभी। अगला क्वेश्चन, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम कौन सा है? यानी नीचे जो जलप्रपात दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो केवल राजस्थान में है? तो वो है मेनाल। ठीक है, मेनाल जो जलप्रपात है कहाँ पर है? मेनाल नदी भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, वो राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है जो राजस्थान में स्थित है केवल। इसके अलावा एक भीमतल जलप्रपात है, ठीक है, वो कहाँ पर है? मांगली नदी पर बूंदी के अंदर है। और चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है वो किसने प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो वो क्या था? ACL कार्लोइल ने। ACL कार्लोइल ने 1871 के अंदर राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया था और इसका श्रेय AC कार्लाइल को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? जो मांडलगढ़ है उसके निकट पर त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेड़च, बनास और मेनाल। नदियों के त्रिवेणी संगम है वो आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन चले जाएंगे। ठीक है, बनास, मेनाल, बेड़च है वो मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा माही, जाखम और सोम ये तीनों नदियां बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर मिलती हैं। बनास, चंबल और सीप है वो रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में मिलती हैं। बनास, नाई और खारी राजमहल टोंक के अंदर मिलती हैं। बांडी, मास और बनास नदी है वो देवदाम जोधपुरिया टोंक के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? तो ये कार्य है ओरेल स्टेन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है?
हनुमानगढ़ जिला का जो मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इलावती इंडोलोस्टिक लुइंग पियो टेस्टिटोरी ने की थी। 1951 से 1952 ईस्वी के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे अमलानंद घोष, जिन्होंने पुणे खोज की थी और इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य किया था। उत्खनन किन किन ने किया था? तो BV लाल और BK थापर, श्री MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव, इन सब ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। और ये इतने नाम कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो RBSc की जो क्लास 10 की बुक है उसके अंदर इन नामों का विश्लेषण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1961 से 1969 के मध्य। किन किन ने किया था वो नाम मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो ये कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। बंगा चूड़ियों को बोलते हैं पंजाबी के अंदर, और कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा क्षेत्र से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? जो नीचे 4 चीजें मिली हैं उनमें से कौन सी एक चीज है जो कालीबंगा की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है लोहे के उपकरण। कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिट्टी की ईंटों के घर मिले थे, दुर्गीकरण मिला था, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं मिले थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि अत्रि व मेष ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। इस जो प्रशस्ति की रचना है वो कवि अत्रि ने शुरू की थी, लेकिन कवि अत्रि का निधन हो गया, उसकी वजह से जो महेश भट्ट हैं इन्होंने इस प्रशस्ति का कार्य पूरा किया था। कहाँ पर है ये? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ के अंदर है। अलग अलग शिलाएं हैं जिस पर इसको उत्कीर्ण किया गया है और इसके अंदर अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं। जो तीसरे से लेकर 8वां श्लोक है उसमें बापा का वर्णन मिलता है, हमीर का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की थी। कहाँ पर की थी? राजसमंद झील है, उस पर 9 चौकी पाल बनी हुई है, वहाँ पर 1106 श्लोक उत्तीर्ण है 25 काले पत्रों पर, उसको राज प्रशस्ति बोलते हैं। इसके अंदर जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है उसके आदेश पर इसको बनाया गया था और मेवाड़ का इतिहास इस पर लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण की उपाधि दी गई है? तो वो है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के शिलालेख के अंदर चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया का लेख मिला था। ठीक है, बिजोलिया गांव है जहाँ पर एक पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, उसके पास एक चट्टान है, वहाँ पर इसको उत्कीर्ण किया गया है। ये अजमेर व सांबर के जो चौहान वंशीय शासक हैं उनको वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताता है ये शिलालेख, और उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां भी इस शिलालेख के अंदर उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, और जो ये लेख है वो दिगंबर जैन श्रावण लोकाक के पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया गया था। इस शिलालेख में ये भी ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का यानी दिल्ली को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। जो चंद्रवर्ताई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसके हिसाब से जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। इसके अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जो आबू पर्वत है वहाँ पर एक विशाल अग्निकुंड था, वहाँ पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे 4 योद्धाएं बैठे हुए थे और उन्होंने 4 जातियों का उल्लेख किया है कि 4 जातियों की उत्पत्ति उसी अग्निकुंड से हुई है। गुजर प्रतिहार, चालुक्य जिनको सोलंकी बोलते हैं, चहामान जिसको चौहान बोलते हैं, और परमार, इन 4 जातियों की उत्पत्ति गुरु विशिष्ट और विश्वामित्र के अग्निकुंड से हुई थी, ऐसा चंद्रवर्ताई बताता है पृथ्वीराज रासो के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक है राजस्थान में हरिश्चंद्र, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो मंडोर को बनाया था। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है मंडोर। राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के
किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था, जो प्रत्यार वंश है उसके संस्थापक हरिश्चंद्र है, उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर बनाई थी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो प्रत्यार वंश की जो मंडोर की शाखा थी उसमें से ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर। जो अहिछत्रपुर है वो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। वर्तमान में नागौर को अहिछत्रपुर पहले बोलते थे, वर्तमान में नागौर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की है। तो जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ऐसा कौन सा शासक है जिसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार दिया था? और ऐसा पृथ्वीराज विजय पुस्तक के अंदर जयानक ने लिखा है, तो वो थे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड के अंदर बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अजमेर का संस्थापक कौन है? तो अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। जैन धर्म को अच्छा संरक्षण दिया था अजयराज ने, ठीक है। और इनके नाम से श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के भी चले थे कुछ समय तक। अजयराज की कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिनमें उनकी जो रानी थी सोमलवती, जिसको सोमलेखा भी बोलते हैं, उसका नाम भी अंकित था। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थानीय मंदिर है? तो वह है गेवर माता। जो राजसमंद झील है उसकी नींव भी गेवर माता ने रखी थी और राजसमंद झील के किनारे पर गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। तो कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर में जो कोलायत है वहाँ पर महर्षि कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे उनकी तपोभूमि भी है। और कोलायत का जो सरोवर है इसमें 52 घाट बने हुए हैं जहाँ पर 5 मंदिर बने हुए हैं जो कि देखने लायक है। और प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कपुन मिल्ली का मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है कोलायत बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, यानी रणथंभौर का जो मेला है वो कब आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है। और ये त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है स्वाईमाधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर, वहाँ पर ये मेला बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो वो है अलवर। अलवर के अंदर धौलागढ़ देवी का मेला बढ़ता है, ठीक है। जो वैशाख सुदी एकम से लेकर वैशाख की जो पूर्णिमा है वहाँ तक ये मेला चलता है। तो धौलागढ़ देवी अलवर राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो गोखरू है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है। कड़े जैसी एक संरचना होती है जिसको गोखरू बोलते हैं, कलाई के अंदर पहनते हैं, ठीक है। छोटा छोटा तिकोना जो होता है वो दोनों हाथों के अंदर पहना जाता है, उसको गोखरू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। जो निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? हरिदास थे, ठीक है। जो हरिदास है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? डीडवाना कुचामन के अंदर हुआ था, ठीक है। पहले ये नागौर जिले के अंदर आता था, लेकिन नए जिलों के हिसाब से डीडवाना कुचामन के अंदर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। कापडोत नामक एक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये संत बनने से पहले डाकू थे, फिर ये एक महात्मा के संपर्क में आए और इनका हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके बाद में ये साधु बने और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर अपन ने राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखे। 5000 क्वेश्चन है जिसको अपन कंटिन्यू क्लास लेकर कवर करेंगे। तो इस श्रृंखला में आप अंत तक बने रहना। 1 महीने के अंदर अपन राजस्थान जीके को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर वही बात है, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।